हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज हम जो दिसंबर 2021 में स्टेट का पेपर हुआ था टीजीटी, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं और उसमें भी हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि पहला पार्ट होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। इसमें है कि हम दूसरे इंसान के अनुरूप बनना चाहते हैं, उसके जो गुण हैं, जो उसका व्यवहार है, उसका अनुकरण करते हैं, उसके जितने भी अच्छाई हैं उसको हम अपने आप में ऐड करना चाहते हैं। यह होता है तदात्मीकरण, यानी कि ऐड करना, उसके सेम बनने की कोशिश करना। तो ये तदात्मीकरण होता है, इसका पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति किन्होंने दी थी? मैकडूगल ने दी थी। और 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं हर इंसान में, तो मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने दी थी जो 14 होती हैं। को संतुष्ट करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो हमारी जो जिज्ञासा होती हैं, जो हमारी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होते हैं, उनको शांत करने के लिए कौन सा नहीं है? इसमें नेगेटिव पूछ रखा है आंसर में। तो कक्षा और विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। बाकी जो सभी है वो जिज्ञासा को शांत करते हैं, लेकिन ये शांत नहीं करता, क्योंकि गौरवपूर्ण स्थिति आप विद्यालय या कक्षा को अच्छी स्थिति दोगे तो उससे किसी बालक की जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं होगी। शांत कब होगी? जब उसके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान मिलेगा, उस टीचर उस स्टूडेंट से डिस्कशन करेगा, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बातचीत करेगा, तब वो उसकी जिज्ञासा शांत होगी। लेकिन अगर आप उसको गौरवपूर्ण या अच्छा क्लास का या फिर स्कूल का एनवायरनमेंट दोगे तो उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। तो इसमें प्रश्न में नहीं पूछे, तो ये देखना है, क्योंकि आजकल हमें है ये नहीं पूछते, नहीं है, नोट है, एक्सेप्ट है, इन वर्डों को आपको देखना है। तो इसमें जिज्ञासा किस में शांत नहीं होगी? जिसमें हम उसको गौरवपूर्ण स्थिति देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड होते हैं, जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछ रखा है। तेजी से आसानी से सीखने वाले, ये तो होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, वो आसानी से सीख लेते हैं, उनको बार बार रिवीजन नहीं करवाना पड़ता, उसको बार बार समझाना नहीं पड़ता। लेकिन कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी नहीं है। बहुत सी जानकारियां रखते हैं जिसके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं है। ये तो इंटेलिजेंट की विशेषता है कि हर बच्चा ऐसी जानकारी नहीं रख सकता जो कि इंटेलिजेंट बच्चे रखते हैं। जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उसे बहुत से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, उसको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होती। उससे तो एक बार जो अंडरस्टैंड कर लिया वो लॉन्ग टाइम तक वो याद रख सकते हैं, समझ कर सकते हैं। तो इसमें पूछा कि प्रतिभाशाली बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये नहीं है कि वो उसको बार बार अभ्यास नहीं करना पड़ता किसी चीज़ को, याददाश्त को बरकरार रखने के लिए। तो इसका फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? अपराधी बालक की विशेषता नहीं है नहीं पूछा, नहीं है। विद्यालय में संपत्ति को नष्ट करना, यह तो अपराधी की है कि वो संपत्ति को तो नष्ट करेगा अगर अपराधी बालक है तो। धमकी और उपहास करना, यानी कि जो किशोरावस्था में होता है तब ये सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता, उसको गाइडेंस देने वाले नहीं होते, तो वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं कि विद्यालय की कोई संपत्ति तोड़ देता है, कमेंट करना, उपहास उड़ाना या किसी को सताना, ये होता है अपराधी बालक की। लेकिन इसमें पूछा कौन सी नहीं है, तो ये शारीरिक संरचना से एस्थेनिक, यानी कि ये तो शारीरिक संरचना, शरीर की जो संरचना है उसके हिसाब से, ये तो उसके व्यक्तित्व के गुण हैं, यानी कि उसकी बालक अपराधी की विशेषता नहीं है। तो इसका फोर्थ होगा कि बालक अपराधी की विशेषता ये नहीं है, ये तीनों तो उसकी विशेषताएं हैं। अगर जो अपराधी बालक होगा वो संपत्ति को भी नष्ट करेगा, धमकी भी किसी को दे सकता है, उपहास उड़ा सकता है किसी का, और किसी को सता भी सकता है, लेकिन वो शारीरिक रूप से
असैनिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य है? जो विकास और वृद्धि होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो अगर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक आपके समझ में नहीं आया है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके ये भी देख सकते हैं। इसको भी आसानी से समझाया गया है कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। जो ग्रोथ होती है वो हमारे जन्म से स्टार्ट होती हैं और जब किशोरावस्था होती है, जो 18-19 एज होती हैं, तब तक चलती हैं। लेकिन जो विकास होता है ये गर्भावस्था से स्टार्ट होकर के जीवन पर्यंत चलता है। और बाकी जो ग्रोथ होती है वो विकास वृद्धि होती है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन विकास हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। विकास के संदर्भ में असत्य पूछा है, कौन सा असत्य है? विकास परिवर्तन निहित होता है, यह तो होता है, लेकिन इसमें असत्य पूछा है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्व अनुमान्य होता है, नहीं। जो विकास का जो पैटर्न होता है वो हमें पूर्व अनुमान में होता है। पूर्व पहले से हम उसको बता सकते हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन अपूर्व अनुमान में नहीं होता, तो ये हमें असत्य पूछा है। तो बाकी जो 4 ऑप्शन है वे सही हैं, एक हमने गलत पूछा है। तो विकास है, विकास का जो पैटर्न है जो स्पेकल एज में ए से चलता है, ये हमें पहले से अनुमान है, पूर्व अनुमान में है, लेकिन अपूर्व अनुमान में नहीं है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो ये सेकंड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो ये बुद्धि का टॉपिक है। तो अगर आपने हमारे चैनल पर बुद्धि का टॉपिक भी देखना है तो वही भी देख लीजिए, क्योंकि जो बुद्धि है ये किसी भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें बुद्धि का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन चारों में अगर आपने बुद्धि का टॉपिक को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता चला जाएगा कि ये कौन सा है। इन तीनों ने बुद्धि के बारे में नहीं कहा, एक ही है टर्मन जिसने बुद्धि के बारे में कहा है या चिंतन किया है। तो बुद्धि जो परीक्षण है उसमें सबसे पहले जो अल्फ्रेड बीने थे उन्होंने परीक्षण किया था। उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है ये एक ही तत्व होता है, चाहे वो टीचर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, लेकिन एक ही बुद्धि का तत्व होता है। उसके बाद स्पेयरमैन आए, उन्होंने कहा कि एक तत्व नहीं होता, दो तत्व होते हैं। एक तो जो हमें बाई हेरिडिटी हमें जन्म से मिली है और एक जो हम अर्जित करेंगे। इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए, इन्होंने अलग अलग बुद्धि के तत्व बताए, लेकिन इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होगा जितना वह अमूर्त। अमूर्त क्या होता है? जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में हमें चिंतन करना अमूर्त चिंतन होता है। तो ये टर्मन ने कहा था कि बुद्धि उसी अनुपात में बुद्धिमान होगा व्यक्ति जितना वह अमूर्त रूप से, हमारे सामने वो चीज नहीं है उसके बारे में हम चिंतन करने की क्षमता रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशात्मक की विशेषताओं और प्रकृति के बारे में गलत है? निर्देशन क्या होता है? कि किसी को गाइडेंस देना, तो उसमें कौन सा गलत है? निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में, एडजस्ट करने में सहायता करनी है, क्योंकि कई बार एडजस्टमेंट नहीं कर पाते तो उसको गाइडेंस की आवश्यकता होती है, यह तो सही है। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है, यही भी सही है कि सेल्फ रूप से भी उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, खुद को मोटिवेट रखने की। लेकिन साइकोलॉजी में क्या होता है, जो केवल शब्द हो गया, नहीं हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इन शब्दों को, ये कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति को स्वयं में मदद मिलता है, अन्य नहीं, खुद भी हम कर सकते हैं। तो इसमें केवल दिया गया है, ये केवल हो गया, इसमें गलत भी पूछा गया है तो इसमें केवल है। तो ये आपको आंसर सही होगा, क्योंकि निर्देशन है, जो गाइडेंस है, अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति को स्वयं को मदद मिलते हैं, ये बात गलत है, केवल नहीं होना चाहिए थे इसमें। इसी प्रकार इसमें गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है, व्यवहार के अध्ययन करने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? ये है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आत्मनिरीक्षण, खुद का जो निरीक्षण करना है, ये व्यवहार की सबसे पुरानी विधि है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? ये वॉटसन है, जिसने व्यवहार की स्टडी की थी। नेक्स्ट है, रोस के अनुसार, जो रोस साइकोलॉजिस्ट है उसके अनुसार विकास की कौन सी अवस्था मिथ्या परिपक्वता अवस्था है? तो ये बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था के बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये कोई
मिथ्या अवस्था है तो कोई चैटरबॉक्स भी इस अवस्था को कहा है, क्योंकि इस एज में बच्चा ज़्यादा बोलने या फिर एक्टिविटी करने में एक्टिव रहता है। नेक्स्ट है, वे संधि अवस्था का आयु विस्तार कौन सा है? तो वे संधि कौन सी होती हैं? जो उत्तर बाल्यावस्था होती हैं, जिसके बाद किशोरावस्था से जो पहले की एज होती हैं और बाल्यावस्था की जो लास्ट स्टेज होती हैं, उसको वे संधि काल कहते हैं। तो ये 11 एज से 16 वर्ष का जो बालक होता है वो वे संधि काल का बालक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि इनसाइट की विशेषता नहीं है? तो इनसाइट थ्योरी कोहलर ने दी थी। इनसाइट थ्योरी कोहलर ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था? ओहा मोमेंट, जिसमें कि हमें अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम अचानक से अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, हमारे विचार में मन में नए विचार आएंगे। तो अकस्मातता कि अचानक हमारे में विचार आएंगे कि ये प्रॉब्लम इसको कैसे सोल्व करेंगे, नए नए विचार आएंगे, नई नई परिस्थितियाँ क्रिएट होगी और उसके बारे में हम सजग होंगे कि इसको कैसे सोल्व करें। लेकिन कौन सी विशेषता नहीं होगी? आदत। आदत जहाँ नाम आ जाए या फिर बार बार जो रिपीटेशन है, ये थॉर्नडाइक ने कहा था, क्योंकि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास व त्रुटि, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर में आएगा कि आदत पर बल दिया जाएगा, लेकिन जो इनसाइट हैं, जो अंतर्दृष्टि हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने, जो सिगमंड फ्रायड हैं, इन्होंने किस प्रकार संबंधित किया है? तो आपको जो फ्रायड हैं इसके बारे में दो बात ध्यान रखनी है, एक ओडिपस, एक इलेक्ट्रा। तो जो इलेक्ट्रा है इसमें लास्ट में आ है, तो हमारे भी जो लड़कियों के नाम होते हैं जैसे राधा, तो इसमें लास्ट में आ आता है, तो ये लड़की का नाम है। जैसे राम, तो उसके लास्ट में ए आता है, इसमें ओडिपस ए। तो हम ओडिपस एक लड़का है, इलेक्ट्रा एक लड़की है, जिस पर उनकी फ्रायड ने प्रयोग किए थे। तो जो लड़का होता है बाल्यावस्था में वो अपनी माता से प्रेम करता है और जो लड़की होती है वो अपने पिता से प्रेम करती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से प्रेम करती हैं, तो ये कौन सा है? ये है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। इलेक्ट्रा लड़की हैं और अपने पिता से प्रेम करती हैं। नेक्स्ट है सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार। सोशियोमेट्रिक जो समाजमिति विधि थी, इसका आविष्कार किसने किया था? J.L. मोरेनो ने। तो समाजमिति या सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कारक J.L. मोरेनो है। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ कौन सी एज में होती हैं? जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से श्रेष्ठ शारीरिक रूप से, तो ये किशोरावस्था में लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा शरीर में परिपक्व हो जाती हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा उसका ठीक उल्टा होता है। तो ये वंशाक्रम का कौन सा नियम है? जैसे कभी कभी माता पिता हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो उसका बच्चा होता है, जो उसकी बेबी होता है, वो उससे कम इंटेलिजेंट होता है, या फिर अगर माता पिता ज़्यादा हाइट में ज़्यादा लंबे हैं तो उसके बच्चा बोना भी हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? उसको रीग्रेशन कहते हैं, कि उसके हिसाब से रीग्रेशन हो जाना, कम हो जाना, तो इसे प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। तो ये भी हमने बुद्धि का जो विकास और वृद्धि का सिद्धांत किया था, उसमें भी ये कराया था, क्योंकि ये बाय हेरिडिटी हैं। जो जन्मजात हमें अपने माता पिता के जो गुण मिलते हैं वो है कि हमें माता पिता अगर इंटेलिजेंट है या फिर माता पिता कम इंटेलिजेंट है और बच्चे उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये भी रिग्रेशन हो गया। नेक्स्ट है, शैक्षणिक मनोविज्ञान के पिता कौन हैं? शैक्षणिक मनोविज्ञान के पिता हैं A.L. थॉर्नडाइक। तो जो थॉर्नडाइक थे ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर। इसे पशु चिकित्सक भी कहते हैं, क्योंकि पशुओं में सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था ये ट्रायल एंड एरर, और इसी को शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। आगे हैं, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी इन्होंने। इसके विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? पहली इसमें बताई थी कि जो विश्वास है अविश्वास, जिसमें छोटा बच्चा होता है उसको उसकी मम्मी गोद में लेती हैं तो वो विश्वास करता है, लेकिन अगर कोई पराया इंसान उसको गोद में लेगा तो वो विश्वास नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से जो चौथी अवस्था है वो है परिश्रम बनाम हीनता। जो
इस एज में जो बालक होता है ये बाल्यावस्था में होता है। तो बाल्यावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है। अगर हम उसको डांट देते हैं तो वो अपने आप को हीन भावना समझने लगता है। तो ये इरेक्शन की चौथी स्टेज है। नेक्स्ट है एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ हम संवेदना अपनी भावनाओं की व्याख्या करते हैं। वह कौन सा है? अवधारणात्मक। क्योंकि जो सृजनात्मक होता है ये हमें होता है क्रिएटिविटी करना, कुछ अलग करना, कुछ नया करना। आलोचनात्मक होता है हमें दो कोई विपक्ष हैं उसके बारे में हमें समझ करके उसमें सही से सही और गलत को गलत आलोचना उसकी करना, क्रिटिकल करना। तो अवधारणा के बारे में हमें अनुभव के साथ हम उस संवेदना की व्याख्या करेंगे। तो ये है अवधारणात्मक चिंतन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्मुखी सोच के प्रकार का व्यक्तित्व की विशेषता है? तो अंतर्मुखी और बाहरमुखी। अंतर्मुखी होता है जो इंसान खुद में लीन रहता है, खुद के विचारों तक ही सीमित रहता है। तो ये अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहता है, जो सिर्फ अपनी तक सीमित रहता है, वो होता है अंतर्मुखी सोच। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी विद रविंद्र, उसमें यह डाल दी जाएगी। रोसा शाही डब्बा परीक्षण जो कि व्यक्तित्व का परीक्षण है, ये हरमन रोसा ने किया था और इसमें 10 कार्ड थे जिसमें शाही के डब्बे कर दिए और हर इंसान से पूछा गया कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। जिस इंसान पर जो खुद की विचार चल रहे हैं वो उस प्रकार से बताएगा कि इसमें डब्बे ये दिखाई दे रहे हैं और इसके व्यक्तित्व की जांच कर ली जाएगी। तो ये कौन सा टेस्ट है? ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व टेस्ट है, जिसमें हरमन रोसा ने किया था और शाही डब्बा परीक्षण किया था और 10 इसमें कार्ड थे। यह किसने कहा था कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी है ये किसी भी इंसान की जन्मजात, जो उसके बाय बर्थ हैं, जो उसको हेरिडिटी से मिली हैं, इसके साथ साथ उन्होंने क्या अर्जन किया है, इन दोनों का योग ही इंसान की पर्सनैलिटी बताता है, उसका व्यक्तित्व बताता है। तो ये किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोविज्ञानों के अध्ययन क्षेत्र की विशेषता है। समग्रवादी क्या होता है कि कोई भी चीज को, जो गेल्टास्ट साइकोलॉजिस्ट हैं ये कहते हैं कोई भी चीज को, मान लेते हैं हमें कोई भी बुक पढ़नी है तो बुक को पहले हम वोल को देखेंगे, उसके सभी टॉपिक को देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर हमें जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक पर आएंगे। तो पहले हम किसी भी चीज का संपूर्ण देखेंगे, फिर उसके एक पॉइंट पर आएंगे। तो समग्रवादी यही कहते हैं कि संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारात्मक प्रक्रिया, हम किसी चीज को पहले संपूर्ण रूप से वोल रूप से देखेंगे। बच्चे के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की क्या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो कि बच्चे को खुद को भी नहीं पता होता और हमें भी नहीं पता होता कि इसके अंदर जो विचार चल रहे हैं वो क्या हैं। तो उसको हमें जानने के लिए संवेगात्मक विवेचन विधि है, उसके थ्रू हम उसके विचार को जान सकेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक की अवस्था गोर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं किया? तो जो गोर्डन ने जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मक है, उसकी जो अवस्थाएं बताई थी उसमें कौन सा नहीं था? समान वस्तुओं की खोज इसमें नहीं था। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में भाषण, सामान्य भाषण का जो विकार है वो कौन सा नहीं है? जो बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो 2 से 7 साल का होता है और इस बालक को चैटरबॉक्स कहा है, क्योंकि इस एज में बालक इतनी ज़्यादा बातें करता है, इतनी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि आप बोर हो जाओगे। तो लेकिन इसमें पूछा है कौन सा नहीं है? ऊर्जा की कमी। इस एज में बालक में ऊर्जा की कमी नहीं हो सकती, वो शांत होकर बैठ भी नहीं सकता। ये तो उनकी सभी विशेषता हैं, तुतला भी सकता है, अस्पष्ट उच्चारण भी कर सकता है और हकलाना, ये तो सभी उनकी विशेषता हैं। लेकिन कौन सी नहीं है? ऊर्जा की कमी या फिर नैतिकता की कमी भी हो सकती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आपको किस प्रकार से आचरण करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जेम्स लोंजे सवेंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित सही श्रृंखला है? तो ये इनकी सवेंग के सिद्धांत हैं, जो थ्योरी ऑफ इमोशंस हैं, उनका सही रूप से
बाई श्रृंखला के हिसाब से लगाना है। तो पहले परिस्थिति होगी, फिर शारीरिक अशांति होगी, फिर मानसिक स्थिति होगी। तो ये आपको इसी श्रृंखला में याद रखना है, पहले परिस्थिति, फिर शारीरिक अशांति, फिर मानसिक स्थिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो जो आर्मी का अल्फा परीक्षण था जो अमेरिका में किया गया था विश्व युद्ध के दौरान, ये उसके निष्पादन का परीक्षण नहीं है। ये स्टेट ने माना है, हमें तो नहीं पता इन्होंने किस हिसाब से माना था, क्योंकि इसमें ये बुद्धि का परीक्षण है, उसके बुद्धि को जांच करने के लिए आर्मी का परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है? जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में कौन सा गलत है? संवेग भावनाओं का आधार होता है, ये राइट है। भावनाएं जन्मजात होती हैं, नहीं होती भावनाएं जन्मजात, क्योंकि इंसान जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस प्रकार से उसको गाइडेंस दे दी जाती है, या फिर उसकी जो पेरेंट्स के द्वारा उसको इन्वायरमेंट मिलता है, या फिर उसको सराउंडिंग में फ्रेंड सर्कल होते हैं, उस प्रकार की उसकी भावनाएं जनरेट की जाती हैं, ना कि उसके जन्मजात या बाय बर्थ उसको मिलते हैं। समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और स्थिति के साथ बदल जाती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान की भावनाएं हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। आज वो रूढ़ स्वभाव से हैं, लेकिन कल वो भी अपना नरम या विनम्र स्वभाव भी दिखा सकते हैं। ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती, उसके पास कोई भी बौद्धिक समझ नहीं होती, लेकिन बहुत सी साइकोलॉजिस्ट ने जानवर पर प्रयोग किया है और वही इंसान पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन भावनात्मक जो भावनाएं होती है वो जन्मजात नहीं होती। इसमें गलत पूछा है भावनाओं के बारे में, तो यही करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांडुरा द्वारा प्रदत्त अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी, जो अवलोकनात्मक अधिगम है या फिर अनुकरणात्मक सिद्धांत है, जो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, उन्होंने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, उसका सही रूप से क्रम कौन सा है? तो इसका सही रूप से क्रम कौन सा है? ये है अवधारणात्मक। इसमें आप इंग्लिश में याद कर लेना, क्योंकि ये हिंदी में नाम बहुत बार चेंज मिलते हैं। अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशनल, ये आपको इसी स्टेज में मिलेंगे। तो साइकोलॉजी को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया, जो जीन पियाजे जी हैं, जिन्होंने विकासात्मक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, इनके बारे में जीन पियाजे के नाम पर उन्होंने जीन पाइगेट दे दिया। तो आप पाइगेट से सोचें कि कोई ये साइकोलॉजिस्ट का नाम भी अलग हो गया होगा, नहीं, ये जीन पियाजे को जीन पाइगेट। तो जो इसकी अवकलनात्मक सिद्धांत है बांडुरा का, इसमें पहले हैं अटेंशन, फिर रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशनल। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कौन सी आयु में अमूर्त रूप से चिंतन करना विकसित कर देता है? अमूर्त चिंतन क्या होता है? जब हमें कोई भी प्रॉब्लम मिले, लेकिन वो हमारे सामने ना हो, फिर भी हम उसके बारे में सॉल्यूशन तक पहुंच सके, उसमें कौन सा भी स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। तो ये जो जब बच्चा 11 से 14 वर्ष का होता है, अमूर्त रूप से, इसे उन्होंने अमूर्त चिंतन कहा है, या फिर अमूर्त जो एज कही है। जीन पियाजे ने अपने जो सिद्धांत है उसमें 4 प्रकार से जीवन की एज में बांटा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल में टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पास शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स।